चलिए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक संभवतः थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के मद्देनजर आप देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक जो अपना कमाई करता है, कहते हैं ना कि बैंक प्रॉफिट अर्न कैसे करता है, तो आप कहते हैं कि सर जो बैंक लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट आता है उससे बैंक प्रॉफिट अर्न करता है। एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर। बट बैंक प्रॉफिट सिर्फ लोन से ही अर्न नहीं करता है। बैंक के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स और टेक्निक हैं जिससे बैंक और भी क्या करता है, तो पैसा अपने पास इकट्ठा करता है। लोन हो गया सबसे बड़ा, जो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट में सबसे बड़ा भागीदारी है वो लोन से आता है। बट अपार्ट ऑफ लोन, जो बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचती है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, इनके कमीशन बैंक के पास आते हैं। आप एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं, उस पे कमीशन बैंक लेती है। आप डीडी बनवाते हैं तो उस पे बैंक कमीशन देती है। आप लॉकर रखते हैं तो उस पे एनुअल मेंटेनेंस बैंक लेती है। आपके पास एटीएम है तो उसका पैसा लेती है बैंक। तो ये सब बैंक के क्या है, तो प्रॉफिट के लिए क्या है, तो अलग अलग टर्म्स बने हुए हैं। सबसे उसमें बड़ी टर्म्स लोन है, और उस लोन को बैंक के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एसेट। कि बैंक का लोन हम एसेट कहते हैं, और आपकी जो डिपॉजिट बैंक में है लाख 2 लाख 5,000 रुपए की, वो एक लाइबिलिटी है बैंक के लिए। तो बैंक लोन आर एसेट। सपोज मैंने एक घर खरीदा है, होम लोन लिया है, तो 50 लाख अगर मैंने लिया है तो 50 लाख इज लायबिलिटी फॉर मी, बट दिस 50 लाख इज एसेट फॉर बैंक। बैंक जब ये पैसे मुझे देती है फिर बोलती है कि आप मंथली इसका ईएमआई भरो, और अगर लगातार 3 महीने 90 डेज तक मैं उसका ईएमआई नहीं भरता हूं, द एसेट्स आर कॉल्ड एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आज हमारी पूरी कंसंट्रेशन लोन्स और उसके एनपीए के कैटेगराइजेशन पे रहेगी कि एनपीए क्या होता है, एनपीए को हम कितने भागों में बांटते हैं, एनपीए के वसूली के लिए हम बैंक के पास क्या क्या हथियार है, बैंक की सिक्योरिटी क्या है, डीआरटी क्या है, एआरसी क्या है, लोक अदालत में हम कैसे जाते हैं। सिर्फ उतनी ही बात जानेंगे जितना बैंक के एग्जाम से पूछा जाता है। हम पूरा बैंकिंग पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम इंटरनल बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इस कारण से जो बैंक के मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास 2-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ उसको हम टच करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बताएंगे, और हम आगे चलते चलेंगे। हमारी कंसंट्रेशन आज के क्लास में एनपीए मैनेजमेंट पे होने वाली है। द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो पहली बात तो यही है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो वैसा एसेट जो परफॉर्म नहीं करता है। कितने दिनों तक, तो 90 दिनों तक, दैट इज 3 मंथ। सच एसेट which are not performing up to the period of 90 days called NPA, that is non-performing assets. फर्दर ध्यान से सुने मैं क्या बोलता हूं। फर्दर इस एसेट का हम कैटेगराइजेशन करते हैं, एंड देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ एनपीए। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट, है ना। फिर 2 सालों तक अगर रीपेमेंट नहीं आता है तो स्टैंडर्ड बढ़ के हो जाता है सब स्टैंडर्ड। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनपीए, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। और 2 साल के बाद तक अगर पैसे नहीं आए, मैंने पैसा ले लिया, मैंने ईएमआई में 2 साल तक नहीं भर रहा हूं, तो फिर 2 साल के बाद जो मेरी लोन होगी वो बैंक जिस चश्मे से देखेगी वो चश्मा कहलाएगा डाउटफुल एसेट। तो एक आपने जाना स्टैंडर्ड है, दूसरा आपने जाना कि सब स्टैंडर्ड है, तीसरा आपने जाना कि 2 सालों के बाद वो सब स्टैंडर्ड से भी आगे एक कैटेगरी में बढ़ जाएगा, दैट इज डाउटफुल एसेट। और जब बैंकों की ऑडिट होती है 2-2.5 सालों के बाद, 2 सालों के बाद लगभग, और उसमें ऑडिटर ने मार्क कर दिए यहां से पैसा बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो वैसा एसेट, वैसा क्लासिफिकेशन, वैसी कैटेगरी को हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉस एसेट या फिर बैड लोन। तो एनपीए इज नॉट अ बैड लोन, whereas the last category of NPA is considered as bad loss assets. तो हमने 4 क्लासिफिकेशन जाने हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस।
सब स्टैंडर्ड कब होगा? तो 2 साल के अंदर तक का पीरियड सब स्टैंडर्ड का होगा। 2 साल से ज्यादा की पीरियड वाली डाउटफुल की होगी, और ऑडिटर का टिक मार्क किया हुआ जो एसेट्स है वो हमारा लॉ एसेट्स में कंसिडर किया जाएगा। अभी मैंने अगर लोन लिया है तो ये हो सकता है, एक तो मैं जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा हूं विजय माल्या की तरह, या हो सकता है कि एक्चुअल मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ जेन्युइन रीजन मेरे पास है, इस कारण से मैं बैंक का लोन ईएमआई नहीं रीपे कर पा रहा हूं। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिफॉल्टर। एक को हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल का मतलब है विलिंगनेस, मतलब मेरे पास पैसा है, विजय माल्या साहब के पास पैसा है, बट फिर भी वो देना नहीं चाह रहे हैं, तो वो डिफॉल्टर जिस कैटेगरी में जाएगा उनको हम बोलेंगे विलफुल डिफॉल्टर। लेकिन अभी हमने कोई किसान को केसीसी लोन दिया था, मुद्रा लोन दिया था, उसका दुकान खत्म हो गया, या फिर कोविड में वो अपना जॉब उनका छूट गया, या फिर केसीसी लोन दिया हमने, किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिया खेती करने के लिए, लेकिन सूखा या बाढ़ आ गया, इस कारण से उनका फसल नष्ट हो गया और इस कारण से उनमें रीपेमेंट की कैपेसिटी नहीं है, इस कारण से वैसे होल्डर को हम कहेंगे जेन्युइन डिफॉल्टर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। सर एक बार रिटर्न से बताइए ना, आपने वो विजय माल्या और किसान के दोनों का जेन्युइन अभी डिफॉल्ट फर्स्ट वाले का। ओम शांति सब बताता हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 2 टाइप के डिफॉल्टर होते हैं, एक को हम बोलते हैं विलफुल और दूसरे को हम बोलते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर। जेन्युइन का मतलब एक्चुअल कोई रीजन है जिसके कारण से उसके रीपेमेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो जेन्युइन रीजन है, तो जेन्युइन डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर, मेरे पास पैसे हैं लेकिन बैंक कुछ नहीं कर सकती है, ये सोच के अगर मैं पैसे नहीं भरूं तो विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल का मतलब है, कहते हैं ना, मेरा विल है कि मैं बैंक में काम करूं, इच्छा होते हुए भी, मतलब इच्छा के साथ पैसा नहीं भरना, दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। पैसे वसूलने के साधन बैंक के पास अलग अलग हैं। जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं उनको हम जिस कैटेगरी से पैसे वसूलने का काम करते हैं वो दैट इज कॉल्ड डीआरटी। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, दूसरा है लोक अदालत, और तीसरा है सरफेसी एक्ट, SARFAESI, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। मैं फिर से बोलता हूं कि पैसे वसूलने के बैंक के पास अलग अलग साधन हैं, जिसमें 3 साधनों का नाम मैं आपके साथ अभी बता रहा हूं। फर्स्ट इज कॉल्ड डीआरटी। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, दूसरा है लोक अदालत, और तीसरा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सरफेसी एक्ट। आज के क्लास में अगर सिर्फ आप सरफेसी भी समझ जाते हैं तो संभवतः मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि सरफेसी क्या है और इस SARFAESI का फुल फॉर्म क्या होता है, और उस कंडीशन में सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 अगर आप याद रखते हैं तो मैंने बताया ना कि आज के क्लास की बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए पास होगी। तो 3 कैटेगरी इस तरफ है और एक कैटेगरी है OTS, दैट इज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो 4 स्कीम का नाम मैंने आपको बताया कि पैसा वसूलने के लिए, 4 कैटेगरी का नाम मैंने आपको बताया एनपीए के रूप में, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। इसमें आया बात डीआरटी का कि व्हाट इज डीआरटी। तो ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अदालत। डीआरटी का फुल फॉर्म मैंने बताया डेप्ट। डेप्ट का मतलब है उधार। रिकवरी को तो आप जानते हैं कि डेप्ट की रिकवरी मतलब लोन की रिकवरी करने के लिए जो अदालत बैंक ने बनाया है, मतलब वो अदालत ही है, लेकिन सिर्फ वो रिकवरी मतलब बैंकों की डूबी हुई पैसे को देखने के लिए बनाया हुआ एक अदालत है, दैट इज कॉल्ड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें हम वही केस ले जाके दे सकते हैं जिसकी आज के डेट में आउटस्टैंडिंग मिनिमम 20 लाख रुपए हो। फिर से बोलता हूं, अगर मेरी होम लोन की मैंने होम लोन 50 लाख का लिया था लेकिन 15 लाख के बाद मैं पैसे नहीं भर रहा हूं, तो मेरी आज के डेट में जो ओएस है दैट इज आउटस्टैंडिंग वो 15 लाख है। तो डायरेक्ट बैंक मुझे डीआरटी में बुला सकती है क्या? आंसर इज नो। डीआरटी में सिर्फ वही फाइल रजिस्टर होंगे जिसकी मिनिमम आउटस्टैंडिंग 20 लाख रुपए होगी, और यही क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में पूछा आता है कि द केस विच कैन बी रजिस्टर्ड अंडर डीआरटी द मिनिमम अमाउंट शुड बी, आंसर इज 20 लाख।
मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी अरब खरब रुपए के हैं डीआरटी में हम जा सकते हैं। इस डीआरटी में क्या बैंक जब जाती है तो उसको कोई फी लगता है? आंसर इज यस। मिनिमम इज 12,000 एंड मैक्सिमम इज 1.5 लाख। जैसे बैंकिंग अम्बुड्समेंट मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज एनी फाइनेंशियल डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड you can directly approach to banking ombudsman after 30 days of notice to bank, which is free of cost. But this DRT is not free of cost. Minimum fee is 12,000 and maximum is 1.5 lakh. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 12,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसका फी है। 20 लाख से कम की आउटस्टैंडिंग का केस हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। डीआरटी का फुल फॉर्म डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना, सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और वहां से भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सिमिलर अप्रोच यू हैव टू फॉलो इन डीआरटी। अगर डीआरटी ने आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया है तो आप जिस एफिलिएट अथॉरिटी को टच करेंगे दैट इज कॉल्ड डीआरएटी। द फुल फॉर्म ऑफ डीआरएटी इज डेब्ट रिकवरी एफिलिएट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे एफिलिएट का मतलब ही है कि उससे ऊपर की संस्था। इतनी ही बात डीआरटी के अंदर आपके लिए एप्लीकेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस देन 20 लाख केस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर डीआरटी। सेकेंड इज सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में 20 लाख से कम का जो आउटस्टैंडिंग होगा ये केस जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 लाख से कम के लिए हम कहां अप्रोच करेंगे? तो सिविल कोर्ट। 20 लाख से ऊपर के लिए हम कहां अप्रोच करेंगे? तो डीआरटी। तो सिविल कोर्ट में सिर्फ इतनी ही बात जानना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिविल कोर्ट में केस करने के लिए बैंक को कोई भी पैसा देना नहीं है, तो फी इज वेव्ड, देयर इज नो फी। जैसे डीआरटी में आपने देखा था ना कि मिनिमम कितना लगा था? 12,000। वैसे सिविल कोर्ट में कितना लगेगा? नो फी। सिविल कोर्ट में अगर 5,000 की आउटस्टैंडिंग है तो जाएंगे क्या? आंसर इज यस। क्योंकि सिविल कोर्ट कहता है कि 20 लाख से नीचे का ही केस का निपटारा हम करेंगे। डीआरटी ये कहता है कि 20 लाख से ऊपर के केस का निपटारा हम करेंगे। लेकिन डीआरटी ये भी कहता है कि अगर ये केस 20 लाख से ऊपर का है तो हम मिनिमम फी भी लेंगे। वो मिनिमम फी 12,000 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर अरबों खरबों रुपए का वो लोन है तो मैक्सिमम जो हम पैसा लेंगे वो 1.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओटीएस तो आप जानते ही है कि ओटीएस में कस्टमर को हम बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपया बचा हुआ है, कितना भरोगे? तो सामने से कस्टमर बोलता है कि 40,000 रुपये भर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 40,000 रुपये में चलेगा क्या, क्योंकि उसकी पूरी प्रोविजनिंग हो चुकी होती है। तो कहते हैं दे दो। तो ओटीएस में हमने काम कर दिया। तो ओटीएस का फुल फॉर्म है वन टाइम सेटलमेंट। 2 लाख की आउटस्टैंडिंग, कितना भर रहे हैं? 30,000। तो ठीक है, दे दो। बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्लियर होगी, बैंक का जो अपना बुक है वो क्लियर होगा। दिस इज कॉल्ड ओटीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेसी। तो कि मैंने क्या होता है, मैंने बोला कि 4 चीज हम जानेंगे, डीआरटी, लोक अदालत, ओटीएस एंड सरफेसी। तो तीनों चीज हमने बताई है एक्सेप्ट सरफेसी। सरफेसी एक ऐसा एक्ट है जिसकी शुरुआत आरबीआई ने 2002 में की। फिर से बोलता हूं, सरफेसी इज ए एक्ट इंप्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2002। क्या है ये सरफेसी? तो पहले सरफेसी का फुल फॉर्म हम जानेंगे कि SARFAESI, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्या कहता है? सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट मतलब आपने अगर घर लिया है तो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के हम आपके इस घर को नीलामी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट। हम फोर्सफुली आपके इस घर को अपने पास रख सकते हैं। तो दिस इज ए यूनिक एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बैंक के पास ये पावर दिया गया कि आप अपने पैसे को वसूल सकते हैं थ्रू सरफेसी। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्ट का फुल फॉर्म है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हमने 2002 में किया है। और इसमें बैंक के पास ये पावर है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के अनुमति के, बैंक आपके घर को, आपके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, आपके हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऑक्शन या फिर सेल आउट कर सकती है। तो ये बातें हमने बताया है
अभी तक आपके पास एनपीए और लोन मैनेजमेंट की। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इन बातों को वन बाय वन करके हम बोर्ड पे लिखेंगे, फिर आगे हम चलेंगे तो लोन सिक्योरिटी के रूप में हम लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या लिखूं, कौन सा? एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इंक डाल देता हूं। कैसा लगता है, कहानी कैसा लगता है? मेरे बाबा रामदेव की तो कहानी सुनाता हूँ तो अरे सर मजा आती है। मजा आती है। हाँ तो सोचता है कि सर ये भाषण दिए जा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिखते ही नहीं है, हैं? नहीं तो फिर आप बाद में लिखाते हो ना सर, तो मतलब पहले थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ आप क्या समझाने वाले हो। अच्छा, ओके। फुल फॉर्म इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट समझ में आया क्या होता है? यस सर। बैंक का जो लोन है वो बैंक की एसेट्स होती है। सच एसेट्स लिखें, सच एसेट्स which are overdue for a period। कितने दिनों तक? 90 days से 3 This months। is very important. Such assets which are overdue for a period of 90 months, that is 90 months, नहीं 90 days, that is 3 months, called NPA। Classification of NPA: standard assets, substandard assets, तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या है? डाउटफुल। डाउटफुल। डाउटफुल एसेट्स। और चौथा? बैड बैड एसेट। लॉस एसेट। लॉस एसेट्स या फिर बैड लोन। सर ये बैड डेट की ऐसे है ना, जैसे बैड डेट में पैसे। हाँ, बैड डेट बोलो, बैड लोन बोलो। लोन का मतलब ही डेट है ना। ओके। कर्जा। कर्जा, बराबर, कर्जा लिखा है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, या फिर कैटेगरी ऑफ एनपीए भी आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनपीए भी आप लिख सकते हैं। तीनों काम आप लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो भी यही 4 होंगे, कैटेगरी पूछा जाएगा तो भी यही 4 होंगे, टाइप पूछा जाएगा तो भी यही 4 होंगे। कि 4 टाइप की होती है एनपीए: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट या फिर बैड लोन। सर सेकेंड वाला क्या है? सब स्टैंडर्ड। तीसरा है डाउटफुल और सर चौथा सब है स्टैंडर्ड लॉस। के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 years। लेस देन 2 years, डाउटफुल मोर देन 2 years। 2 साल तक आप अगर पैसे नहीं भरेंगे तो सब स्टैंडर्ड है। जैसे जैसे सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे रहा हूं। जैसे आपका अगर अभी स्टेट बैंक में लोन हो, किसी का भी, आपका हो, आपके घर वाले का हो, किसी नीबर का हो, रिलेटिव का हो, तो अभी एसबीआई ने ऋण समाधान की स्कीम निकाली है। ऋण समाधान, अगर आपका लोन, कोई भी लोन हो, एजुकेशन लोन हो या फिर कोई भी लोन हो, उसमें सिर्फ
अगर 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है तो सिर्फ 1 लाख रुपए आपको भरने हैं, लेकिन वो सिर्फ डाउटफुल कैटेगरी के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर में किसी का हो तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है। विशेष जानकारी के लिए शाखा से संपर्क करें। Go to your nearest SBI. स्टैंडर्ड एसेस 90 डेज होगा ना, मतलब सर? Yes. Up to 90 days standard. More than 90 to 2 years substandard. More than 2 years doubtful. And in bank audit में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक डाउटफुल को लॉस में हम कन्वर्ट करेंगे, बट एज पर ऑडिट शीट वो डाउटफुल में कन्वर्ट हो जाएगी। सर जैसे आपने बताया कि अभी डाउटफुल जो एसेट्स है उनको अगर 10 लाख है तो 1 लाख पे करने के, तो सर ऐसे तो बहुत लोग स्कैम कर सकते हैं ना सर? क्या कर सकते हैं? स्कैम कर सकते हैं कि मतलब कि जानबूझ कर ये पे नहीं करेंगे, तो फिर उन लोग को बोलेंगे कि 10 लाख भरने का है तो 1 लाख ही भर करके 9 लाख बच जाएगा। सर जिन उससे लोग को सिबिल में रिकॉर्ड खराब होता होगा ना? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 years, मतलब ये स्कीम 31 मार्च तक बैंक लाएगी। ये बात हमें मालूम था क्या, ये आपको मालूम था क्या? नहीं सर। नहीं। तो जिनका किसी कारण से ऐसा हो चुका है तो सिर्फ उनके लिए स्कीम है। अब आने वाले दिनों में हम सोचेंगे कि फिर से बैंक का ये नॉर्म्स आएगा, तो ये काम चलता नहीं है। फिर तो बैंक के पास इतने साधन है कि वो बैंक पैसा वसूल सकती है, या फिर आपने अगर पैसा नहीं भरा एनपीए में आपका है तो सिबिल तो ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं, कोई बैंक लोन देगी नहीं। तो ये बेसिकली किसके लिए एडवांटेज है? जो रूरल एरिया में बैंक काम कर रही है, केसीसी लोन दिया है हमने, मुद्रा लोन हमने दिया है, वो हमारे पास क्या है तो स्थगित में है, पेंडिंग है, 2 साल से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या होता है ना कि अगर 1 लाख रुपए डाउटफुल में है तो ये 1 लाख रुपए बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है। ये दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एज ए कस्टमर हमें या आपको तो नहीं पता चलता है कि आखिर ये है क्या, बट इसमें क्या होता है कि अगर डाउटफुल में चला गया तो बैंक 75% क्या करती है, प्रोविजन करती है। अगर लॉस एसेस में चला गया तो 1 लाख रुपए आप नहीं दे रहे हैं, बट बैंक ने 1 लाख रुपए उसका प्रोविजन कर लिया है, और वो 1 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में नहीं दिखा के उसकी प्रोविजनिंग बैंक में करके, मतलब वो उतना पैसा अलग करके बैंक में रखा है। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस प्रोविजन को हटाने के लिए आपके एसबीआई ने ऋण समाधान की स्कीम लाई है, और इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, 25% प्रोविजन होता है, यहाँ पे 75% प्रोविजन होता है, यहाँ पे 100% प्रोविजन हो जाता है। तो बैंक का प्रॉफिट है, लेकिन बैंक ने उसी प्रॉफिट से आपके लोन का पैसा अलग करके रखा है। अदरवाइज बैंक की बैलेंस शीट बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन क्योंकि बैंक प्रोविजन करता है इस कारण से उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम दिखता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? संभवतः नहीं समझ में आएगा, या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे या उनको समझ में आएगा ये प्रोविजन क्या होता है। किसी ने पढ़ा है क्या प्रोविजन? हाँ सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना। यस सर। हाँ पढ़ा है क्या? हाँ सर, कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ सर, कॉमर्स में पढ़ा है ना। अरे वाह, वेरी गुड। चलो ये समझ में आया। प्रोविजन वगैरह सब छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ 2 बातें जाननी है, एक एनपीए का फुल फॉर्म, दूसरा एनपीए कब होता है, तो 90 दिनों की अवधि आपको जाननी है, और तीसरी बात सिर्फ इतना जानना है कि एनपीए कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ये पीरियड भी आपको नहीं जानना है, ये ठीक है, मैंने आपके मन को रखने के लिए रख दिया। आपको सिर्फ इतनी बात जानना है कि एनपीए आर 4 टाइम, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेस, काम खत्म। इतनी बात में कोई दिक्कत? नो सर। चले हटाओ। यस सर। यस। जितना हमें बैंक पीओ या बैंक क्लर्क बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतना काम हम करेंगे। एक बार बैंक पीओ बन गए, उसके बाद स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम देना है, तो फिर उसके अंदर का बात हम करेंगे कि प्रोविजनिंग क्या होता है, कितने % का प्रोविजनिंग D1 D2 D3 में होता है। हाँ, अभी किस चीज की बात करूं? सबसे बड़ी टॉपिक कौन सी है हमारी आज? क्या है आज की सबसे बड़ी टॉपिक? सरफेस। बोलो बोलो। सरफेसी। हाँ, एक चीज तो सही बोले, SAR,
भूलने का नहीं, ESI। जैसे लास्ट क्लास आपने कैमल्स को याद रखा है कि C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी एंड S फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। कैमल्स सुना लगे हो, अजूबा लगे हो? सुना है सर, लास्ट क्लास पढ़ा है। हाँ, वैसे ही सरफेसी का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। कब आया ये? 2021 में ना? 2002 में सर, ओके, 2002 RBI के थ्रू। RBI के थ्रू, ठीक है। चलो, फुल फॉर्म क्या लिखेंगे हम? S फॉर सिक्योरिटाइजेशन, SECURITIZATION, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest। लिखें, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest, SARFAESI। मैंने बोला ना कि आज क्लास में सिर्फ इसका फुल फॉर्म भी आप अगर याद रख लें तो दिस वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। पूछा जाता है इन सरफेसी S स्टैंड फॉर व्हाट, इन सरफेसी I स्टैंड फॉर व्हाट या E स्टैंड फॉर व्हाट। उस कंडीशन में आपको ये फुल फॉर्म पूरी तरह याद होना चाहिए। ये 2002 में इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI। वर्ल्ड बैंक। सर आपने, हाँ सर, मैं हैरान हूँ सर, आपने RBI बोला था। भारत का है तो वर्ल्ड बैंक आएगा क्या? मैं तो नहीं देखता हूँ आएगा कौन हमारे नहीं, जो कस्टमर है वो सोए हुए हैं, तो मैं तो जगाने का टूल्स मेरे पास है ना। जागो ग्राहक जागो। मैं तो बीच बीच में मैं बोलता हूँ वर्ल्ड बैंक। यस सर, वर्ल्ड बैंक। आपने बोल दिया तो हाउ आई कैन ओवर रूल यू। सर वो 10 रुपीज के नोट के बारे में बताया आपने? हाँ जी, 10 रुपीज के 1 रुपीज के नोट के बारे में 2 मैडम लेक्चर आप पहले हर एक बता दिए थे। क्लास नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? सर लिंक ही नहीं आया था, मतलब तो लिंक नहीं आया तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो कुछ इश्यू हुआ था इसीलिए लिंक सेंड नहीं हुआ था। अच्छा, कैसे हो जाएगा लिंक नहीं आएगा? बाकी के जनता तो थे मेरे साथ एसोसिएटेड। हाँ सर, हमें लिंक नहीं भेजा था मतलब। कोई बात नहीं, वीडियो जाके देख लो यूट्यूब पे। चलो क्या? यस सर। यस सर। सरफेसी 2002 क्या कहता है ये सरफेसी? तो भाई ये सरफेसी ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज या फिर हाइपोथिकेटेड है। आप कहेंगे कि सर ये तो हम समझ भी नहीं आया कि ये मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेटेड क्या होता है। कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आएगा। सरफेसी ये कहता है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, पहले बैंक 2002 से पहले बैंक के पास भी पावर नहीं थे कि आप अगर बैंक का लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक डायरेक्टली आपके घर को ऑक्शन या फिर सिंबॉलिक या फिर फिजिकल पोजेशन ले सकती है। बट आज के डेट में ये पावर बैंक के पास है।
तो पहले क्या था, तो पहले बैंक कोर्ट में जाती थी, कोर्ट से वो मामला निकलता था। इतने मामले पड़े हुए हैं कि जब तक मामले का आदेश आया पता चला जो बोरोवर था वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच चुका है। तो इस कारण से आरबीआई ने एक विशेष एक्ट को ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर मॉर्गेज और हाइपोथिकेटेड बैंक कैन रीसेल, बैंक कैन ऑक्शन द प्रॉपर्टी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। यहाँ पे एक लाइन आप जरूर लिख लें, एक लाइन लिखें आप, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, without intervention of court, bank can auction the mortgage property or hypothecated assets. Bank can auction mortgage property or hypothecated assets. Bank can auction mortgage property लिख लिया। क्या लिखा हमने? हमने लिखा एक ऐसे कोर्ट का नाम जो सिर्फ वसूली के लिए ही बनाया गया है। उस कोर्ट का नाम है DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। उसका फुल फॉर्म भी हमने आपके बोर्ड पर लिखा है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें सिर्फ वही केस रजिस्टर हो सकते हैं जिसकी एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग मोर देन 20 लाख रुपीज हो। फी कितना लगेगा? तो फी will vary from amount to amount, whereas the minimum fee is 12,000 and maximum is up to 1.5 lakh। जो हेड होता है, जैसे हम कहते हैं कि आरबीआई का जो हेड है वो गवर्नर है, वैसे ही जो हेड होता है आपके डीआरसी का, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। है जैसे आप इलेक्शन करवाते हैं तो वहां भी बूथ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वैसे ही डीआरसी का जो हेड होता है उसका नाम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड एफिलिएट अथॉरिटी अबव डीआरसी, डीआरसी से ऊपर की जो अथॉरिटी है उसका नाम है डीआरएटी। तो डीआरएटी में डीआरसी का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, सिर्फ ए का फुल फॉर्म आपको लिखना है, दैट इज एफिलिएट, दैट इज एफिलिएट डेब्ट रिकवरी एफिलिएट ट्रिब्यूनल। तो इस एफिलिएट को आपको जानना है कि ये डीआरसी के ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर डीआरसी में मामला चला गया है तो दिस इज कंपल्सरी दैट डिसीजन हैज टू बी इन द फेवर ऑफ बैंक और कस्टमर विद इन 180, दैट इज 6 months, है ना। तो यहाँ पे चूंकि पैसे वाली बात है, इस कारण से मैक्सिमम अवधि को फिक्स कर दिया गया है कि भाई तारीख पे तारीख ना पड़े सनी देओल वाली। इस कारण से 6 महीने के अंदर हमारे पास डिसीजन आना चाहिए, चाहे तो बैंक के फेवर में आना चाहिए या फिर कस्टमर के फेवर में आना चाहिए। लिखें डीआरटी, डेब्ट रिकवरी। डीआरएटी बोला, ये डीआरटी का हेड रहते हैं, मतलब डीआरटी के ऊपर रहते हैं। हाँ तो आप क्या, बार लिखाता हूं मैं 1 by 1 करके, सुने। डीआरटी का फुल फॉर्म लिखे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसके बाद लिखें only those case can be registered under DRT whose outstanding is minimum 20 lakh, है ना। अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, मिनिमम आउटस्टैंडिंग शुड बी 20 lakh। फी रिक्वायर्ड
बेसिकली वेरी फ्रॉम अमाउंट टू अमाउंट। लेकिन पता चला कि अगर 20 लाख का वो केस है तो 12,000 लगेगा, अगर 40 लाख का है तो हो सकता है कि हर लाख से 1,000 रुपये बढ़ता है। जैसे 21 लाख का होगा तो 13,000 रुपये लगेगा। तो वेरी फ्रॉम अमाउंट टू अमाउंट, बट जो मैक्सिमम अमाउंट है फी है उसको फिक्स कर दिया गया, दैट इज अप टू 1.5 लाख। वो आपको लिखना है। जो हेड ऑफ डीआरटी होता है दैट इज कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड द एपिलिएट अथॉरिटी अबव डीआरटी इज DRAT, दैट इज डेब्ट रिकवरी एपिलिएट ट्रिब्यूनल। और आखिरी बात लिखेंगे, केस रजिस्टर्ड अंडर डीआरटी, केस रजिस्टर्ड अंडर डीआरटी has to be solved within 6 months. और इसलिए ना मैं हेलो, किसी का टीवी ओपन है, माइक ऑफ कीजिए। केस वेलफेयर केस रजिस्टर अंडर जहां छूट गया पूछिए मेरे से। केस रजिस्टर अंडर DRT should be minimum of rupees 20 lakh. विदिन 6 months DRT के लिए ना सर? हाँ, विदिन मतलब केस रजिस्टर अंडर DRT has to be solved within 6 months. तारीख बतानी चाहिए। बोला तो ओके। अरे होगा क्या? यस सर। मैं लिखने लगते रहते तो पूरा रामायण लिखने लगते हैं आप लोग क्या? ये महाभारत बिल्कुल वेद व्यास सुना रहा है, महाभारत लिख रहे हैं, तुलसीदास पढ़ रहा है, रामायण लिख रहे हैं, ऐसा है क्या? एकदम लीन हो जाते हैं लिखने में। अरे खत्म भी 4 लाइन है, 4 लाइन कितना होना चाहिए? बहुत से बहुत 2 मिनट में खत्म होना चाहिए। हो गया सर लिखकर। ओके, सबका हो गया, आपकी बातें सुन रहे थे हम लोग। अच्छा ऐसा है। हाँ सर। अभी 20 लाख से कम का अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो किधर जाएंगे? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट। वेरी गुड, क्या बात है। ऐसे